We have Mr. Shailesh Pandey. शैलेश पांडे जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ हैं। आपको जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। तो शैलेश पांडे जी, बेंगलोर में बम ब्लास्ट हो गया, मतलब ये क्या चल रहा है? ये सब तो खत्म हो गया था ना हिंदुस्तान में, दोबारा कैसे चालू हो गया ये? मतलब आईईडी बम ब्लास्ट इन अ क्राउडेड कैफे, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? उधर संदेश खाली में इतनी वायलेंस हो रही है। इनफैक्ट आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, वो झारखंड में थे, उन्होंने कहा, बंगाल में भी थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो विपक्ष हैं वो संदेश खाली को भूल गए हैं, बाकी सब उनको याद है। तो ये हो क्या रहा है? मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन सर? जरा कुछ रोशनी डालें इस पर, क्या हो रहा है इस देश में? देखिए, संदेश खाली की जो घटना है उसका तो जितने भी कठोर शब्दों में निंदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि जिस तरह की विभत्स घटना वहां पे घटी है, जिस तरह से एक विधायक वहां पे टीएमसी के शाहजहां शेख के द्वारा अनेकों महिलाओं के द्वारा वहां पर लगातार एक के बाद उनके साथ जो अत्याचार और दुराचार हुआ उसकी बातें सामने आई, और वहां के माताओं बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उनके जमीन को हड़पने का अत्याचार, अनाज घोटाले का पूरे पश्चिम बंगाल पर अत्याचार, एक शाहजहां शेख के द्वारा टीएमसी के विधायक के द्वारा कुकृत्य को टीएमसी की जो मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं, वो ममता बनर्जी भी ऐसे कारनामे कुकृत्य करने के वाले के पीठ के पीछे खड़ी रही जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो गया। और उसकी गिरफ्तारी भी किस तरह से हुई आपने देखा। वो आता है और विक्ट्री साइन दिखाता है जिस तरह से कोई बेताज बादशाह हो, और इस तरह का जो प्रमोट ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया है कि माताओं बहनों के साथ अत्याचार अन्याय करने वाला, वहां के नागरिकों की जमीन हड़पने वाला, वहां के नागरिकों का अनाज में घोटाला करने वाले को इस तरह से जो साथ दिया गया है, जिस तरह से उसको एक बादशाहत का स्वरूप में महिमा मंडन किया गया है, इसका तीव्र शब्दों में हम निंदा करते हैं। और मुझे तो इस बात से भी बहुत बुरा लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल जाता है, वहां पर जिन महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हुआ था उनसे मिलने के लिए तो ममता बनर्जी की पुलिस ने उनको मिलने तक नहीं दिया। भाजपा के नेताओं को इस तरह से रोका और इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अत्याचारी टीएमसी का शाहजहां शेख नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता हूं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका गया। वहां पर बाद में जब शासकीय डेलीगेशन भी गए, आयोग के लोग भी गए, उनको भी किस तरह से ट्रीटमेंट किया गया आपने देखा। और ये मैं कहता हूं, ये देश के इतिहास में जो संदेश खाली की घटना है, ये बहुत ही मानवता के नाम पर कलंक लगाने वाली घटना रही। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कलंक के खिलाफ, ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा से अपनी लड़ाई आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ी है, और हम भी लड़ते रहेंगे संदेश खाली में। और मैं तो ये कहता हूँ, पश्चिम बंगाल में सिर्फ संदेश खाली में शाहजहां शेख नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के हर जगह में शाहजहां शेख है, और जिनको वहां से जमीन से निकालकर उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है, उनको कठोर से कठोर सजा देने की जरूरत है। मुझे लगता है कोई भी देशवासी इस पर आपसे असहमति नहीं जताएगा। हर एक देशवासी जो है, हर एक भारतीय जो है, बिल्कुल आपके साथ खड़ा रहेगा इस पर। लेकिन विपक्ष का यह कहना है संदेश खाली की घटना दुखद है, उसकी बहुत भर्त्सना होनी चाहिए, और जो भी लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, भले ही फांसी की सजा क्यों ना हो। लेकिन इसी किस्म की ऊर्जा और इसी किस्म का गुस्सा आपके दिलों में मणिपुर के लिए क्यों नहीं है, ये पूछा जाता है। शैलेश पांडे जी बताएं। जी देखिए, जहां तक मणिपुर का विषय रहा उस वक्त, अब फिलहाल तो अभी मणिपुर का विषय खत्म हो चुका है, और वहां पर अमित शाह जी गृह मंत्री जो के रूप में वहां पर गए थे, वहां उस वक्त जो कई उग्रवादी संगठनाएं थे उन्होंने अपना हथियार रखा था, और वो स्वेच्छा से एक आम नागरिक के जीवन यापन करने के लिए वो कटिबद्ध हुए थे। और धीरे धीरे देखिए, मणिपुर का विषय है, वो भी आपको मालूम है, पहाड़ी और मैदानी लोगों के अपने स्वाभिमान का
जो मैदानी भाग के लोगों का मूल निवासियों का विषय रहा। लेकिन कुछ भी हो, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है तो लॉ एंड ऑर्डर पे धीरे धीरे गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर जी। सभी को विश्वास में लिया है और मुझे लगता है अब मणिपुर में हालात पहले से बहुत तो बेहतर है। यहाँ पर वही और क्रिटिसिज्म आपके खिलाफ आता है शैलेश पांडे जी। राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जब वो खुद गए थे वहां पर और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का महिला मंडल जब वहां पर गया था तो उसी तरह उनको भी रोका गया। वीरेंद्र सिंह साहब की सरकार थी, उनकी पुलिस ने उनको रोका। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, उन्होंने आपको रोका। मुझे ऐसा लगता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हर देश के नागरिक को ये आजादी होनी चाहिए कि भाई आप जाएं वहां पे, हाँ, जब तक कि आप कानून व्यवस्था में आप वहां पर हस्तक्षेप ना करें, लोगों को और भड़काने की कोशिश ना करें, ये मैं मान करके चलता हूं। और मणिपुर उस वक्त जल रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां पर भी रोका गया। और जो वीडियो हम लोगों ने देखा, 4 मई का डेट का वीडियो है वो, जो 2 महीने के बाद बाहर आया, मतलब उसको देख के तो दिल दहल जाता है सर। और अभी तक वहाँ जो लोग उसमें संलिग्ध थे, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको क्या लगता है आगे जाकर के जो बाकी 10-15 लोग जो भागे हुए हैं मणिपुर में, वो आ जाएंगे, कानून के चंगुल में आ जाएंगे वो? जी पंडित देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर से निर्देश दिए हैं और वो स्वयं उसका संज्ञान ले रहे हैं। जी, कानून की नजर में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हमारी सरकार उठाएगी। आपने अभी जिक्र किया राहुल गांधी के न्याय यात्रा का। न्याय यात्रा का जिक्र नहीं किया, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, न्याय यात्रा का जिक्र नहीं किया। वो मणिपुर गए थे, हाँ, मणिपुर गए थे देखिए, सर वो। वही हाँ। वही वो न्याय यात्रा में नहीं कहा था, कि मणिपुर न्याय गए यात्रा थे। बाद में शुरू हुई है। जी हाँ जी, मणिपुर गए थे जी। तो मणिपुर से ही उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हाँ, वो शुरुआत बाद में की, शुरू मैं करी, ऐसा कह रहा था। वो बाद में शुरू हाँ। करी, वो बाद में शुरू करी, लेकिन तो पहले वो मणिपुर वो गए वो थे। तो हमने रोका नहीं ना, जी। वो तो हमने रोका नहीं। राहुल गांधी जहां जहां गए हमने उनको जाने दिया, जी। क्योंकि हमको ये अच्छी तरह से पता है राहुल जी कि राहुल जी जो आपके नाम राशि है, राहुल गांधी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरा नाम राहुल राजीव है गांधी जी जहां सर, जहां सर मेरा नाम जाएंगे- राजीव है, उनके पिताजी का नाम और मेरा नाम एक है। यस यस राजीव जी, तो जी। राहुल जी जहां जहां जाएंगे वहां हमको ही फायदा होने वाला जी, है। दुरुस्त बात। क्योंकि जैसे वो बंगाल गए तो पश्चिम बंगाल गए तो वहां पे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने उनसे नाराज हो गई और बोले कि भाई हम आपके साथ नहीं है, हम एकला चलो की नीति अपनाएंगे, और वो अकेले चलने लग गए। उसके बाद जब उनकी यात्रा आई बिहार में तो नीतीश कुमार जी उनसे नाराज होकर उनके मुंह पे कालिक पोत दी, उनके मुंह पे तमाचा मार के वो पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ थोड़ा आगे बढ़ी, जी। मुख्यमंत्री वो भ्रष्टाचार के केस में जेल में चले जाते हैं। ऐसे राहुल गांधी का कोई औचित्य नहीं है आज के राजनीति के तौर पे। वो भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया हुआ है। मेरा सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से यही है और बार बार यही रहेगा। और आज फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी से पूछता हूं कि राहुल गांधी जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, तो भारत जोड़ो यात्रा निकाला है तो भारत टूटा कब था? क्या इस वक्त भारत टूटा है? आप अपने देश को बदनाम कर रहे हो कि भारत टूटा है और आप जोड़ने के लिए निकले हुए। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा ये गलत है। और मैं तो ये कहूंगा ये एक तरह से एनडी गठबंधन तोड़ो यात्रा है, क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल गए, बिहार गए, झारखंड गए, जहां भी गए वहां से इनके सहयोगी दल अलग अलग हो गए। अभी तक इनके गठबंधन का कोई अता पता नहीं। दूसरी मैं महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि भारत तोड़ने की ये बात करते हैं, और भारत को तोड़ा किसने? भारत को तोड़ा राहुल गांधी के पूर्वजों ने। 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तो देश के 2 टुकड़े किसने किए? हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसने किए? ये भारत माता के 2 टुकड़े करने का अगर किसी के ऊपर ये जवाबदारी जाती है तो वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जवाबदारी जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जवाबदारी जाती है। तो इन्होंने भारत को तोड़ा है, और जो लोग भारत को तोड़े हैं, भारत माता का खंड खंड किए, वो क्या भारत जोड़ने की बात करते हैं? भारत जोड़ने का संकल्प हमने लिया है राजीव जी। 14
अगस्त 1947 से लगातार आज भी हम मशाल यात्रा अखंड भारत बनाने के लिए हम लोग हर रात 14 अगस्त 1947 के बाद हर 14 अगस्त को अखंड भारत बने, इसके लिए हम मशाल शैलेश यात्रा पांडे निकालते हैं। जी, मोदी जी कह रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मोदी जी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। सपने देख रहे 2030 $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स। 2035 में इंडियन स्पेस सेंटर, स्पेस में हमारा सेंटर होगा, इंडियन स्पेस सेंटर। 2036 में ओलंपिक को होस्ट करेंगे। मोदी जी ने ये सब रखा, मगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अन्याय 10 साल अन्याय काल। बोले जो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है, माइनॉरिटीज है, उनका हक वो 88% ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। शैलेश पांडे जी, वो अभी तक न्याय उनको नहीं मिला अब तक न्याय। और आगे जाके कहता कि जातीय जनगणना। अब दोनों हकीकत है। एक है मोदी जी जो फ्यूचरिस्टिक है, देश के फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, एम्स ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड है, मगर दूसरा यह भी हकीकत है कि अन्याय पिछड़े वर्ग में, बैकवर्ड, दलित, आदिवासी अब तक पिछड़े हैं। तो ये लड़ाई राहुल गांधी कह रहा कि मैं लड़ रहा हूं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? दोनों हकीकत है इस देश का। इस प्रश्न पर सबसे पहला मेरा सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी देश की आजादी 1947 में मिली, तब से लेकर अब तक लगभग 65 वर्षों तक लगातार इस देश पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों का शासन रहा। 65 साल लगातार, कोई मामूली समय नहीं होता है। 65 साल लगातार इस देश पर राज करने के बाद भी आप कहते हैं दलित पीछे हैं, आप कहते हैं कि आदिवासी पिछड़े हैं, आप कहते हैं कि अन्य पिछड़े समाज के लोग पिछड़े हैं। तो आपने 65 सालों में दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, पिछड़ी समाज के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, जरूरतमंदों के लिए क्या किया आपने? आपने कुछ भी नहीं किया। और आज जो दलित समाज, पिछड़ा समाज, जो आदिवासी समाज है, जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, आज जो उनके ऊपर वो पिछड़े हैं, उसका जवाबदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आज नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तभी ये झारखंड और छत्तीसगढ़, दो आदिवासी राज्यों का निर्माण आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वो भी आदिवासियों के कल्याण के लिए, ताकि आदिवासी समाज का भी सही ढंग से, समूचे ढंग से उत्थान हो सके। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति सदैव रही है कि देश के अंदर छोटे राज्य होने चाहिए। तभी उत्तराखंड का बनाया गया था, ताकि वहां तो के उत्तर प्रदेश को कब बांट रहे हैं सर? पिछड़े लोग हैं, उनका विकास हो सके। सर उत्तर प्रदेश जो बाकी है, बाकी उत्तर प्रदेश जो बचा है, सबसे बड़े नेता, उनके जन्मदिन को आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया शैलेश और पांडे आदिवासी जी, समाज का गौरव बढ़ाया। शैलेश पांडे जी, बीएसपी के कार्यकाल के दौरान आदरणीय किसके? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में कार्यकाल के दौरान आदरणीय मायावती जी ने एक रेजोल्यूशन वो लेकर के आई थी, ठहराव लेकर के आई थी उत्तर प्रदेश असेंबली में, जो यूनैनिमसली पास हुआ था। हर पार्टी ने उसको पास किया था, हर पार्टी का समर्थन था। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, हर एक ने उसका समर्थन किया था कि उत्तर प्रदेश के और 4 हिस्से होने चाहिए। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको हरित प्रदेश कहा गया, एक अवध हो गया, एक पूर्वांचल हो गया और एक बुंदेलखंड हो गया। उसका क्या हुआ? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि छोटे छोटे राज्य होने चाहिए। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें वहां से आती हैं। और यह कहा जाता है कि अगर इसको और 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, 4 और राज्य इसके बना दिया जाए, तो हर राज्य जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बताएं सर, शैलेश पांडे जी। राजू जी, देखिए, सबसे पहले होता ऐसा है कि हमारी वो भूमिका है छोटे राज्यों की, हमारी वो सोच है जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां जिस राज्यों से, जिस क्षेत्रों से वहां छोटे राज्य बनाने की मांग उठती है, आंदोलन होते हैं, तब वहां पर तुरंत ये भूमिका ली जाती है जी। उत्तराखंड के लिए उस वक्त मांग उठी थी और हमारी सरकार ने उसको फुलफिल किया। छत्तीसगढ़, झारखंड में ये मांग उठी थी, फुलफिल किया गया।
अभी उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ के रूप में एक ही बहुत ही चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में मुख्यमंत्री हमें मिले हुए हैं, जिन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश को, फिर वो नोएडा से लेकर बिहार के बॉर्डर तक, चाहे वो बनारस चंदौली तक हो, उन्होंने जो पश्चिमांचल था, पूर्वांचल का कई हिस्सा पिछड़ा हुआ था, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका पूर्वांचल हुआ करता था, जैसे जिसे हम आप कहेंगे जौनपुर, भदोही, बनारस, काशी, प्रयागराज, मिर्जापुर, आज उस जिलों का काया पलट आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। वहां पर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का विषय हो, मां विंध्याचल जी का कॉरिडोर का विषय हो, प्रयागराज को बनारस से जोड़ने के लिए जो बड़े बड़े हाईवेज बनाए गए, वहां बनारस में और प्रयागराज में एयरपोर्ट बनाए गए, महाकुंभ को जिस तरह से पूरा एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का दर्जा देकर एक वहां पर वो आध्यात्मिक और धार्मिक संगम बनाया गया, आज वहां पर अनेक रोजगार लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बने हैं, यहाँ तक कि एक बड़ी फिल्म सिटी वहां पर बसाया जा रहा है, गोरखपुर में फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। और हम पश्चिमांचल की बात करें तो वहां पर नोएडा के आसपास, घेवर के आसपास भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट, व्यापारी बेल्ट, फिल्म इंडस्ट्री का बेल्ट बनाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, राजू जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, आखिर में देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ये कर क्यों पाए? मैं भी मूलतः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का हूं, मैं मुंबई महाराष्ट्र में राजनीति करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आज से 10 साल पहले जब मैं कभी सोचता था कि मैं मेरे गांव में प्रयागराज में जाकर राजनीति करूं, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहां पर हर जिले में आपको एक वहां पर अफजल मिलते थे, वहां पर अपराधीकरण हो गया था राजनीति का, दिन दहाड़े नेताओं को, व्यापारियों को गोलियां मारी जाती थी, वहां पर व्यापार कोई करने आता था तो उसे हफ्ता वसूली की जाती थी, नेता भी जो सत्ताधारी पार्टी के बाहुबली के साथ में रहते थे वही समाज सेवा और नेतागिरी कर सकते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो चमत्कार उत्तर प्रदेश की धरती में किया, अपराध मुक्त वहां पर, शैलेश पांडे जी इस पे कोई दो राय नहीं, जिसके कारण आज ये विकास हुआ है। आपने शोकेस किया, योगी आदित्यनाथ ने शोकेस किया कि उत्तर प्रदेश पहले कट्टा बनता था, कंट्री मेड रिवॉल्वर और रामपुरी चाकू, और आज वहां पर बनता है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल सबसे आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट बनके एक्सपोर्ट हो रहा है। पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जब मैं वाराणसी में रात शाम को गए थे यात्रा के दौरान, तो हजारों युवक शराब के नशे में रोड के साइड में पड़े हुए थे। बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का ये उत्तम उदाहरण है कि लोग शाम को, छोटे छोटे बच्चे जो है, यंगस्टर्स हमारे, दारू पीकर, नशे में शराब पीकर रोड के बगल में सोए लेटे हुए। और आगे जाके वो पेपर लीक्स के बारे में कहा कि पेपर लीक्स जिस प्रकार से हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि जॉब्स, जो पुलिस भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, तो अलग अलग घोटाला, और उसी में भी ओबीसी समाज, आदिवासी समाज को उतना रिजर्वेशन में उनको रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। तो जहां यहां पर आप शोकेस करो उत्तर प्रदेश, ये सच्चाई है, ये एक सच्चाई है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है आज। बट बेरोजगारी भी उतना ही है, शिक्षक घोटाला, पुलिस घोटाला, क्या क्या घोटाला चल रहा है वो राहुल गांधी ने हाईलाइट कर दिया। इस पे आप क्या करेंगे शैलेश पांडे जी? देखिए नामबिहार जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जो बनारस के युवाओं पर ये टिप्पणी की, और उनकी इस बेवकूफाना टिप्पणी पर बनारस के युवा के साथ साथ उत्तर प्रदेश का प्रत्येक युवा आज नाराज है राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट से। और आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का पूरा युवा राहुल गांधी के कांग्रेस की हर सीट पर डिपॉजिट जब्त करेगा, ये मैं दावे से कहता हूं। और जब रिजल्ट मई में आएगा तो मेरे आप इस स्टेटमेंट को आप जरूर चलाइएगा कि राहुल गांधी ने बनारस और उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्टेटमेंट देकर अपमान किया है, उसके कारण कांग्रेस से सारे युवा नाराज होकर, जो बचे खुचे युवा हैं, अब वैसे तो इनके पास कोई युवा है नहीं, लेकिन जो बचे खुचे युवा है वो भी अब मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी के कमल को मजबूत करेंगे और आने वाले लोकसभा के चुनाव में वहां से लोकसभा की 80 की 80 सीट पर कांग्रेस की और उसके सहयोगी दल की डिपॉजिट जब्त करेंगे। और सर वैसे भी कांग्रेस के वहां से कितने हैं? वैसे भी जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पहले भी तो सिर्फ एक ही एमपी थे कांग्रेस के। सर आपको कुछ दाईं तरफ अपने दाईं तरफ कुछ दिख रहा है क्या? वैसे भी तो सर अकेली सोनिया गांधी थी जो एमपी थी, इस बार तो वो भी नहीं लड़ रही हैं, तो वहां आई डोंट थिंक सोनिया गांधी घर के भाग गई राजीव जी। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शैलेश पांडे जी आप युवा हैं, शैलेश पांडे जी आप युवा हैं, आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी का से आप सीख लें। सोनिया जी की तबीयत बहुत खराब है, जो जहां से लड़ना चाहता हो लड़े। किसी भी पार्टी को मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं राहुल गांधी जैसे पप्पू नहीं हूँ कि मैं किसी के ऊपर कोई भी मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपने जो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा, जो आपने योगी आदित्यनाथ जी का विश्लेषण दिया वो बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश से जितने लोग आते हैं, जितने मिलते हैं, बाकी सब हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं वहां पे, हर एक को ये बोलता है कि कानून व्यवस्था में बहुत बढ़ोतरी हुई है उत्तर प्रदेश में, आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। और जो किडनैपिंग इंडस्ट्री जो थी योगी आदित्यनाथ जी के आने के पहले, सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो वहां पे किडनैपिंग की थी, फिरौती की इंडस्ट्री सबसे बड़ी थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। और उसके बाद जिस तरीके से एनकाउंटर किए गए और बुलडोजर चढ़ाए गए, वो जबरदस्त है, मानना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी कुछ आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए प्लीज बोलिए। राजीव जी मैं इस पे आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं वहां से आता हूँ जी, मैं वहां आते जाते रहता हूँ गांव में। 10 साल पहले ऐसी हालत थी कि 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। सर 6:30 बजे के बाद? क्या 8 बजे बोल रहे हो यार? 6:30 बजे के बाद सारी दुकानें कारोबार बंद हो जाते थे, सब बंद हो जाते, सब बंद जी। वहां पर हफ्ता वसूली होती थी जी वहां पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि हर जिले में आपको 4 माफिया मिलते थे, 4 बाहुबली मिलते थे। हर जिले में आपको अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तो कहीं कोई शहाबुद्दीन, मतलब हर जिले में। उत्तर प्रदेश ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश है नहीं, कोई पाकिस्तान का कोई सूबा हो गया है एकदम से जी। और उस पाकिस्तानीकरण का खात्मा किया योगी आदित्यनाथ जी ने, उन अतीकों का खात्मा किया योगी आदित्यनाथ जी ने, उस आतंकवाद का, अपराध का, अपराधीकरण का खात्मा किया है। आज मैं तो कहूंगा मोदी जी और योगी जी एक दैवीय शक्ति है दोनों के अंदर कि आज वो निडर निर्भीक होकर अपने देश प्रदेश की भारत माता की सेवा कर रहे हैं। पांडे जी आपका कहना देखो, 10 साल में आपने गिनाया, बीजेपी ने गिनाया, यूपीए के 10 साल में 53 टेरर अटैक्स थे, 53 टेरर अटैक्स। बीजेपी का कहना है 53, और 10 साल में मोदी जी के द ईयर 10 डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 10 साल में बीजेपी का कहना है एक भी आतंकवाद हमला इस देश में नहीं हुआ, बीजेपी का कहना है। आगे जाके मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस बिलीव्स इन जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार। तो क्या आज जो बेंगलुरु ब्लास्ट जो बजाज साहब चर्चा कर रहे थे, यह तुष्टीकरण का एक उत्तम उदाहरण है? बिकॉज कुछ दिन पहले भी आप लोग ने आरोप लगा दे पाकिस्तान जिंदाबाद का स्लोगन वहीं पर लगा रहा असेंबली में, तो इसको कैसे तुष्टीकरण ही है, कैसे देखते हो आप? देखिए नामियार जी, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, जो भी घटना हुई है इसकी मैं तीव्र निंदा करता हूं और इसकी जांच एनआईए से होगी और आने वाले समय में जो भी इसके पीछे होंगे, जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इस वक्त मोदी सरकार की आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है और ये जहां आपने गिना है कि 55 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए थे, ठीक है ऐसी, लेकिन हम एक छोटी भी वारदात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा मोदी जी की नीति के कारण हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान पीओके के अंदर घुस के हमने आतंकवादियों का सफाया किया था और देश के अंदर भी जहां जहां कहीं भी, चाहे वो सिमी के लोग रहे हो, चाहे किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग रहे हो, ये देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी आतंकवाद की घटना होने के पहले आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। आतंकवाद की घटना होने के पहले हमारे जो गुप्तचर विभाग है
उस विभाग को सारी जानकारियां मिलकर हमारी जो सेना है वो तुरंत कार्रवाई कर रहा है। हमारी जो एनआईए है, एनआईए को जैसे हमारी तुरंत इनपुट मिलते ही हम तुरंत किसी भी आतंकवादी, मुझे याद है कि पिछले 10 सालों में दर्जनों से ज्यादा घटनाएं ऐसी हुई है। एनआईए हमारे इंटेलिजेंट के इनपुट के कारण हमने आतंकवादी घटना होने नहीं दिया। उनको तुरंत एनआईए ने दबोच कर जेल के सलाखों में डाला है और आज भी वो जेल के सलाखों में सड़ रहे जी। और मैं तो देश के सारे वकीलों से ये विनती करूंगा कि जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते इनका केस कोई लड़ना नहीं चाहिए। और अगर भारत माता सर वो को कानून के विरुद्ध विरुद्ध है। करने का काम करने वाले, ये जो आतंकवादी कुकृत्य करने वाले अगर दिमाग का साथ अगर कोई देता है तो वो भी देश सर वो भारत के कानून के विरुद्ध है। विरुद्ध। जो आप कह रहे हैं वो भारत के संविधान के विरुद्ध है सर। वो तो कोर्ट असाइन करता है, कोई लेता नहीं है। कोई भी वकील, कोई आतंकवादी कभी सर ऐसा है, मेरी बात सुनिए, ज्यादा 99% केसेस में, पांडे साहब सुन लीजिए प्लीज, पांडे साहब आप बहुत यंग हैं, सुन लीजिए, 99% केसेस में लॉयर्स कभी भी किसी टेररिस्ट का केस नहीं लेते, तो कोर्ट को जबरन असाइन करना पड़ता है कि यू आर अ डिफेंस लॉयर, यू हैव टू डिफेंड हिम बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द सर, दिस इज इंडिया सर। वो भारत सर, ये भारत है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी इसीलिए भारत की इज्जत है। राय है कि आतंकवादियों का केस किसी भी वकील को लेना सर, इसीलिए भारत की इज्जत है पूरे संसार में कि यहाँ पे हम हर एक को मौका देते हैं अपनी बात रखने का, सीधी बात है। तो इसलिए भारत, जो भारत माता जिसकी आप बात करते हैं, उनका दर्जा जो है पूरी दुनिया में इतना ऊंचा है। खैर फिलहाल बहुत मजा आया आपसे बात करके, मैं तो आपसे शायद पहली बार मिल रहा हूँ, प्रदीप जी आपसे पहली बार मिल चुके हैं। राजीव जी लास्ट टाइम हम बैठे थे, लास्ट टाइम हम डिबेट में आपसे चर्चा हुई थी जी। चलिए मैं शायद भूल गया हूँ, मेरी उम्र का तकाजा है। अब सर ऐसा है कि मैं 104 साल का हूँ, तो मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मजा आया सर आपसे बात करके, बहुत मजा आया। अगली बार जरा लंबी बात करेंगे उत्तर प्रदेश पे और आप ही के शहर इलाहाबाद, जिसको अब पूरा नाम ही पूरा प्रयागराज कर दिया है। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, जिसका नाम पूरा प्रयागराज कर दिया है, तो उसके ऊपर जरा बात करेंगे थोड़ी सी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद राजीव जी, नंबियार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार सर। You know, as far as Uttar Pradesh is concerned, the fact remains, as far as law and order is concerned over there, certainly people do praise Mr. Yogi Adityanath. However, there are areas of great concern in Uttar Pradesh. For instance, the sewage system in various places is as bad as it used to be. The place stinks. There are lots of things which have still to be done, but I'm very happy to see Ayodhya has had a transformation. It has had a makeover. Kashi's had a makeover. Very shortly, I hope Mathura, goes through the same thing.